हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए लाइव हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे। आप सभी का वेलकम करते हैं एक बार फिर से। और आप सभी को जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, ये मज़ेदार क्लास आज की होने वाली है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्लास में, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बार बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से हो जाइए तैयार। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो कि बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। तो सभी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार प्रश्न से। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिहार, पंजाब, गोवा, हरियाणा। जल्दी से बताइए सभी, इसका जवाब क्या होना चाहिए। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो ऑप्शन चार आपको दिख रहा है। एग्जाम में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बस ऑप्शन में आपको फंसना नहीं है और एक एक टॉपिक को आप लोग क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से जुड़िए आज की इस क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए आंसर जानते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होगी, तो गोवा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला दिख रहा होगा आपको कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी। बहुत सारे नेट वगैरह पे आप चेक करिएगा तो इसका आंसर 2007 देगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको आंसर टिक करना है यहाँ पे 2005 में। ठीक है, 2005 में ये लगभग में लागू हो गया था उसी टाइम, लेकिन 2007 में ये पूरा काम में आया था। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लेना है, क्योंकि 2007 तो है नहीं ऑप्शन में। तो चलिए ये सवाल आप सभी स्टूडेंट के लिए रहा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग क्या इसका आंसर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप वीवीए कर लीजिए और एग्जाम में लगा कर जाइएगा। ठीक है, अच्छे से रट लीजिएगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। जवाब टिक करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था, आपको पता ही है, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। और इसका भी आंसर यही होगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल, अभी आपने पढ़ा होगा कि छापा खान यूरोप कैसे पहुंचा, तो यूरोप में सबसे पहले पहुंचा था। और यहाँ पर सवाल थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया आपसे कि भारत में पहला छापा खान कहाँ लगाया गया था। ठीक है, तो बताना आपको। चार ऑप्शन दिख रहा, मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में या गोवा में। भारत में पहला छापा खाना जो है वो कहाँ लगाया गया था, बताइए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, तो गोवा में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको, कह रहा है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार ने कब पारित किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इसी में फंसता है स्टूडेंट का। कह रहा है देखिए कब पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है 1946, 1948, 1952, 1950। ध्यान से समझकर इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार ने कब पारित किया। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन बच्चों को लग रहा है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। ठीक है, 1948 इसका सही जवाब होगा। टिक करते चलिएगा, आंसर को नोट करते चलिएगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको नीचे स्क्रीन पे, या नोट्स की आवश्यकता है क्लास 10th की, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। अगले आते हैं छठे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 1950 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिख रहा है बिहार, जम्मू कश्मीर। चलिए तीन ऑप्शन ही आपके सामने, इसको आप इस तरह से कट कर दीजिए। बताइए इन तीनों में ही चूज करिए आप।
कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार को, गुजरात को, जम्मू कश्मीर को। तो पता ही आपको बिहार तो पिछड़ा है, इसको तो है नहीं। अब बचा ऑप्शन 2 सिर्फ, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को जो है ना वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 370 के तहत। जब आप लोग अभी अगले क्लास में प्रवेश करिएगा तो पॉलिटी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है, समझते चलिएगा और अच्छे से इसको याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उद्योग आते हैं, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। देखिए समझिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। हमसे क्या पूछा? अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र यानी दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा या औद्योगिक क्षेत्र आएगा, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आएगा। सेवा क्षेत्र जैसे कह सकते हैं आप सरकारी अस्पताल हो गए, ट्रेन हो गए, बस हो गए, ये सब। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सवाल और बार बार ये घुमाकर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में सहकारिता का ये आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, या भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ, सहकारिता का। ठीक है, जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। 4 ऑप्शन दिख रहा है, 1902, 1904, 1905, 1907। बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1904 में जो है ना भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़े चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से याद करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस प्राकृतिक आपदा के कारण इंदिरा पॉइंट विलुप्त हो गया? ठीक है, भारत का जो हमारा बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो क्यों विलुप्त हो गया? किस प्राकृतिक आपदा के कारण? बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण, चक्रवात के कारण, भूस्खलन के कारण। 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, सुनामी के कारण हुआ जो है ना वो विलुप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार जो है ना वो किस प्रकार का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिख रहा है, वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक या परंपरागत। 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वैधानिक होगा। सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। ये देखिए कितना अच्छा सवाल दिख रहा है आपको कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईख भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से बताइए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ही सही जवाब भी लगा रहे हैं। ऑप्शन ए को टिक करिए, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है ना महाराष्ट्र राज्य यानी मुंबई में होता है। ठीक है, आगे बढ़े, याद रखिएगा इसको। 12वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? यानी समोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है? काला, बैंगनी, बादामी, पीला। जल्दी बताइए, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? चलिए, काला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए। ठीक है, बादामी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं अब, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। जल्दी से टिक करिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही अच्छा सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा लीजिएगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कोई दिक्कत। चलिए, 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। बहुत बार ये भी पूछा गया है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर कह रहा है वर्तमान समय में यानी अभी सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। ये बुक के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। 27%, 50% से कम है, 10% से भी कम है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन बी, जिन जिन स्टूडेंट को लग रहा है 50% से कम, वो सही सोच रहे हैं बिल्कुल ही। इसका आंसर यही होगा, 15% से कम होगा। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से कम है। आगे बढ़े 15वें सवाल पे। चलिए, कह रहा है देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया आपके सामने कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, मोहम्मद अली जिन्ना, उत्तरवादी और उग्रवादियों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो किन दो व्यक्तियों के साथ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सवाल है, याद रखिएगा। उस टाइम जो थे महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 16वें सवाल की ओर आते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा बीबीआई, इसको टिक कर लीजिए, याद करके जाइएगा। ठीक है, उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन दिख रहा है, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी हो पढ़ लीजिए। लोहा इज द राइट आंसर। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, लोहा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट ईमानदारी से हमें बता देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि इन 20 सवालों को उन्होंने किस तरह से हल करा और उनका कितना सवाल जो है ना ईमानदारी से सही गया है। ठीक है, और इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी समानता होती है, मतलब लगभग में कितने सदस्य होते हैं ये बताना है आपको। 100 से 200, 500, 15 से 20, या 50 से 100। बताइए, 100 से 200, 500, 15 से 20, या 50 से 100 व्यक्ति होते हैं स्वयं सहायता समूह में। 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए जी। बहुत ही अच्छा सवाल है और दिमाग में एकदम ये रट लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 व्यक्ति मिलकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल पे। कह रहा देखिए, दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है या बनाया गया था। दलितों के विकास के लिए यानी कि निचली जातियों के विकास के लिए। ऑप्शन दिख रहा है, केरल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो निम्न वर्ग में व्यक्ति आते थे उनके विकास के लिए महादलित आयोग की स्थापना किस राज्य में किया गया था, बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जवाब दीजिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, बिहार में। और ये काम शायद भीमराव अंबेडकर जी किए थे, क्योंकि उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है उन्मूलन करा था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड, इसको कर लीजिए और एकदम लगा लीजिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म रखिए ये सवाल। 1851 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1914 ईस्वी।
मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, ये इसका आंसर जो होगा वो 1851 में ही वहाँ बन गया था। ठीक है, समझ लीजिए कितना पहले, हम लोग की आज़ादी के कितना पहले सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हो गई थी। ठीक है, आज़ादी से लगभग 98-99 वर्ष पहले, यानी 100 वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम सवाल पे हम लोग बात करेंगे। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, देखिए बहुत ही हाईलाइटेड ये भी है कि जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1923 ईस्वी। जवाब टिक करिए। और आज का अंतिम सवाल है ये, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज की इस मिनी क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और क्लास 10th की स्टडी आपकी रेगुलर चल रही है। आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए मैथ की भी क्लासेस चल रही है रेगुलर। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, और क्लास 10th की पूरी स्टडी यहाँ पे हमारी करवाई जाएगी टीम द्वारा। तो बस सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद और इसी तरह बने रहिए हमारे क्लासेस से, जुड़े रहिए। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ठीक।